फैमिली प्लानिंग का जो सही एज है वो क्या होना चाहिए? फैमिली प्लानिंग का एज सच एज कुछ नहीं है। मैम एबॉर्शन अक्सर बहुत सारी महिलाएं अबॉर्शन करवाती हैं, तो इनका क्या उन पर प्रभाव पड़ता है अबॉर्शन का? होती है, तुरंत एबॉर्शन के बाद हैवी ब्लीडिंग हो सकती है ना। मैम ट्रांसजेंडर बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रांसजेंडर देखो मेल उसका जेनाइटल ऑर्गन है और जी। वो सोच फीमेल की रख रहा है, तो आप जबरदस्ती किसी की फीलिंग को, किसी की सोच को नहीं बदल सकते हो। मैम तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या होता है? महिलाओं में इनफर्टिलिटी, महिलाओं क्या पुरुष में इनफर्टिलिटी का जी। कारण मेन अभी देखो जो हमारी बैड लाइफस्टाइल है। और मैम प्रेगनेंसी के दौरान मदर को क्या क्या नहीं करना चाहिए? शादी से पहले कपल्स को कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? शादी के पहले मैम आईवीएफ क्या है और आईवीएफ का आज के समय में सक्सेस रेशियो क्या इन है? विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं, से 55 या 60% ही सक्सेस रेट मैम है। प्रेगनेंसी के दौरान 5 बड़े मिथ जो आज भी इंडियन पीपल प्रेगनेंसी के दौरान जो मिथ इन द सेंस कि लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसको खाना, बहुत ज्यादा खाना खाना चाहिए। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल हो गया, इसका क्या कारण है? कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई। मैम वजाइना में इचिंग लेडीज का नॉर्मल हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसको कैसे? ईचिंग के बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैम फंगल पीरियड्स में इरेगुलरिटी क्यों आ जाती है? इरेगुलरिटी क्यों हो रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल सही नहीं है। पीरियड्स को लेकर बहुत मिथ है आज के हमारे समाज में भी देखा जाता है कि जैसे कि पूजा पाठ नहीं करना है उसके दौरान, तो इस पे आप क्या कहना नहीं है, चाहेंगे? पुराने लोगों ने बनाया है तो उसको धीरे धीरे लोग खत्म भी कर रहे हैं, है ना। वेजाइनल इन्फेक्शन और डिस्चार्ज से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बनते हैं? हाँ हो सकता कैसे? है बार बार। सैनिटरी पैड जो यूज करते हैं उसके अलावा कोई और ऑप्शन? सैनिटरी पैड के अलावा अभी पीरियड पैंटी भी क्या चल रही है। पीरियड डिले करने के लिए मेडिसिन लेना सही है और आगे चल के वो जो है प्रेगनेंसी में कॉज कर सकता है? शादी है, किसी के घर में कोई पूजा पाठ है, किसी को ट्रैवलिंग करना है, किसी को ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उस एंड में कंडीशन आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुश हैं ये प्रोफेशन चूज हाँ करके? मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकर्षित सिंह आज के पॉडकास्ट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि वुमेन हेल्थ केयर के बारे में और प्रेगनेंसी और पीरियड से रिलेटेड मिथ और फैक्ट के बारे में जानेंगे, और इन्हीं विषयों पर खुलकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज की गेस्ट डॉक्टर वंदना मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैम ने अपनी यूजी जो है उत्तराखंड से किया है और पीजी एसडीएम हशान कर्नाटका से किया है, और मैडम के पास 10 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है, और मैम ने अप्रॉक्स 6000 प्लस नॉर्मल डिलीवरी भी की है। तो एक लंबा एक्सपीरियंस मैम के पास है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने ये गायनोकोलॉजी फील्ड जो है क्यों चूज़ किया? गायनिकोलॉजी फील्ड चूज करने का पहले तो मेडिकल फील्ड में ही जिस हमारी एज लगभग अभी 40 है, जी। और ये 25 ईयर बैक मतलब मेरी माँ ने एक सपना देखा था जी। कि सपना ऐसा था कि मेरी मदर बीमार रहती थी, तो उन्होंने मतलब मेडिकल कॉलेज में जाके ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उस टाइम पे वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट आते थे, तो उनको ये लगता था ये भी किसी के बच्चे हैं और डॉक्टर बनना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे घर में जिक्र होता था कि पढ़ो और वहाँ भी बच्चे आते हैं, शायद तुम लोग भी कर सकते हो ऐसा। तो हम लोग जी। बहुत छोटे शहर से थे, जी। तो उस टाइम पे धीरे धीरे ये सपना हुआ कि भाई मेडिकल फील्ड में आना है। फिर मेडिकल फील्ड में आने के बाद जब हम लोगों ने यूजी किया, यूजी में जब हम महिलाओं की ये सारी प्रॉब्लम सुनते थे, तो इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छा सेवा करने का मौका कहीं नहीं मिल सकता है। जी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, तो जी। फिर मैं इस फील्ड में आई। और गायनिकोलॉजी एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जी। जो हम लोगों को एक क्योंकि कई सारी स्टेजेस होती हैं फीमेल के साथ, जैसे कि पीरियड, देन प्रेगनेंसी, देन मेनोपॉज, इन बिटवीन इनके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, केयर भी चाहिए, तो इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है जी मैम। सेवा करने का। और मैम ऐसा देखा जाता है शादी के बाद जो कपल्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैम जो फैमिली प्लानिंग का जो सही एज है वो क्या होना चाहिए? फैमिली प्लानिंग का एज सच एज कुछ नहीं है, मतलब जी। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि अगर आपकी प्रॉपर फैमिली कंप्लीट हो गई है और आप मतलब आगे फर्दर नहीं बच्चा चाहते हैं, तो फिर एक रिप्रोडक्टिव एज में आप फैमिली प्लानिंग कभी भी कर सकते हैं। तो जी।
उसका कोई एज नहीं। आजकल तो वैसे भी क्या कहते हैं 30 के बाद लोग शादी कर रहे हैं, 35 तक बच्चा कर रहे हैं। तो और जरूरी है फैमिली प्लानिंग, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती हैं, फिर एबॉर्शन होते हैं, तो उनसे फीमेल मानसिक और फिजिकल कई सारे चीज़ों से गुजरती है। और छोटी जगह में जाएं तो फाइनेंशियली भी बहुत वो दिक्कत देखने को मिलती है क्योंकि पेशेंट आते हैं। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और सभी को इस चीज़ पे अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि ये अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो पाए। और जितना फीमेल स्वस्थ रहेगी उतना ही उसका घर और उसके बच्चे मतलब सारे स्वस्थ रहेंगे। हाँ मैम, एबॉर्शन अक्सर बहुत सारी महिलाएं एबॉर्शन करवाती हैं, तो इनका क्या उन पर प्रभाव पड़ता है एबॉर्शन का? हाँ, अब यहाँ जैसे कि जिन्होंने फैमिली प्लानिंग नहीं करी, और जैसे फैमिली प्लानिंग इन द सेंस कि फैमिली प्लानिंग का ये मतलब है कि जल्दी बच्चा ना होना, मीन्स एक बच्चे में एक से दूसरे बच्चे में गैप होना। उस अब मान लो जल्दी उसका पहला बेबी छोटा है और वो फिर से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई, तो इस कंडीशन में लोग एबॉर्शन की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो एबॉर्शन एक कोई कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है या कोई प्लान नहीं है। तो इसलिए एबॉर्शन से कॉम्प्लिकेशन होती है। तुरंत एबॉर्शन के बाद हैवी ब्लीडिंग हो सकती है ना, हैवी पेन हो सकता है। और बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन, कभी कभी लोग एबॉर्शन करवाते हैं, डीएनसी करवाते हैं, तो देखा गया कि यूट्राइन रप्चर भी हो जाता है। आगे की जो प्रेगनेंसी होती है उनमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें प्लान करके करें, एजुकेट हो उस चीज को लेके, ताकि एबॉर्शन की नौबत ही ना आए। और एबॉर्शन में जो पिल्स यूज करती है वो हार्मोनल होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करती है। ट्रांसजेंडर बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रांसजेंडर देखो, ये ट्रांसजेंडर भगवान ने बनाया है, बच्चा तो बच्चा होता है। तो हमें हर पेरेंट्स को उस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए और उस चीज को अपनाना चाहिए। बच्चा मान लो क्या कि फिजिकली वो मेल उसका जेनाइटल ऑर्गन है और वो सोच फीमेल की रख रहा है, तो आप जबरदस्ती किसी की फीलिंग को, किसी की सोच को नहीं बदल सकते हो। तो अगर आपका बच्चा मेल है, फीमेल की तरफ, फीमेल सोच का है, तो फिर उसका साथ दीजिए, मुझे लगता है, ताकि वो अपनी जो इतना बड़ा जीवन वो हैप्पीली जी सके। इसको सोसाइटी को भी, पेरेंट्स को भी, सबको अडॉप्ट करना चाहिए। और आजकल हम लोग एजुकेशन, मतलब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही, लोगों को देखते हैं कि उस चीज से कोई बुरा नहीं मानता है और सब लोग अडॉप्ट करते हैं। सबको जीने का हक है खुशी से। मैम, महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या होता है? महिलाओं में इनफर्टिलिटी, महिलाओं क्या पुरुष में इनफर्टिलिटी का कारण मेन, अभी देखो, जो हमारी बैड लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में हमारा आहार और विहार दोनों, ठीक है, हम इनकरेक्ट आहार लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड है ना, समय से खाना ना खाना। दूसरा कंडीशन है हमारा बिहार, अब आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, बिना मोबाइल के तो कोई 1 मिनट भी नहीं रहता। अब जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो उसको भी डिस्टर्ब करता है। हम रात में क्या है, हम लोग पहले क्या था कि हम लोग मैक्सिमम 9 से 10 बजे तक सो जाते थे। अभी क्या, फोन के चक्कर में लोगों को 12 बज रहा है ना, 1 बज रहा है। तो हमारी जो हमारा हार्मोनल बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, जिससे कि इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, पीसीओडी हो रही है ना। तो वो कहीं ना कहीं ओबेज पेशेंट हो रहे हैं, स्ट्रेस में लोग जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का कारण हो रहा है। मेल में स्पर्म काउंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी कम हो रही है, क्योंकि ज्यादातर अभी रिसर्चेज ये भी कहते हैं कि जो फोन हम लोग ज्यादातर अपने क्या कहते हैं नियर टू स्कॉटम के पास रखते हैं ना, और लैपटॉप को भी लेके ऐसे करके बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हीट से भी ये इफेक्ट कर रहा है। स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब कारण है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बेस्ट लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपना डाइट पे ध्यान दें, स्ट्रेस रिलीवर चीजें करें, तो ये सब चीजों से हम निजात पा सकते हैं। और मैम, प्रेगनेंसी के दौरान मदर को क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, और साथ ही उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? प्रेगनेंसी एक 9 मंथ का प्रोसेस है। तो प्रेगनेंसी कोई, देखो, कोई ऐसी बीमारी नहीं है ना, बस उसमें कोई एक बीमारी। आजकल तो मैं देखती हूँ ओपीडी में बैठ के जब प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो जिस दिन से वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि मतलब अजीब सा ही सोच। पहले के लोग थे कि प्रेग्नेंट हो गए 3-4 महीने पता भी नहीं चलता था और लोग चीजें करते। अब पैम्परिंग भी होती है ना, तो
इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा जो खाने का है कैलोरी, प्रोटीन और विटामिन, इन सब चीजों का इंटेक बढ़ जाता है ना। इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, स्ट्रेस भी कम चाहिए, तो इन सब चीजों का ध्यान देना है और बाकी कुछ नहीं। अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो साथ साथ हमें उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, प्रॉपर यूएसजी कराना चाहिए, और जो किसी एक अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट और गायनिकोलॉजिस्ट के पास उसको प्रॉपर अपना गाइडेंस लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, जैसे भारी सामान उठाना, ऐसा कुछ? भारी सामान, अगर किसी को कोई हिस्ट्री है किसी चीज की, मान लो कोई दिक्कत रही है प्रीवियस प्रेगनेंसी में, तो उस कंडीशन में भारी सामान उठाने को मतलब कम बोला जाता है। वैसे भी जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वैसे तो नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे मिथ होते हैं कि भारी सामान न उठाओ, ट्रैवलिंग ना करो। अगर चीजें आपकी सही चल रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। हाँ, मैं आजकल तो बहुत लोग एक्सरसाइज भी, हैवी एक्सरसाइज भी करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको बॉडी में कोई पहले से प्रॉब्लम है, ये प्रीवियस कोई दिक्कत रही है, ये प्रीवियस प्रेगनेंसी, ऐसी कंडीशन में हम लोग ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं, स्टेयर्स को भी अवॉइड करते हैं, फुल रेस्ट के लिए बोलते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। तो ऐसे किसी की शॉर्ट सर्विक्स है, तो उन कंडीशनों में हम मतलब प्रिकॉशन के लिए बताते हैं कि आपको ये प्रिकॉशन करने हैं और आपको ध्यान देना अपनी प्रेगनेंसी में। और शादी से पहले कपल्स को कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए? शादी के पहले आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है कि गर्भ संस्कार एक होता है, वहां तो ये भी बताया गया कि किस एज में शादी करनी चाहिए, कैसी लड़की होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें बताई गई हैं। तो गर्भ संस्कार में अब मॉडर्न में हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इन्वेस्टिगेशन में तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल तो ये भी है कि वायरल मार्कर में ली, HbSAg पॉजिटिव हो गया है, CV हो गया है, HIV हो गया, VDRL हो गया, तो ये सब चीजें लोग मांगते हैं। अब जैसे कोई अल्कोहल ज्यादा ले रहा है, ऐसी कंडीशन में लोग LFT का भी डिमांड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप शादी से पहले का मतलब नहीं है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो दोनों कपल्स को अपने जनरल इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। अगर हम मान लो पहले से कोई चीज पता लग जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तो उसका हम पहले से ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ले लेंगे, ताकि प्रेगनेंसी हैप्पीली, स्वस्थ माँ तो स्वस्थ बेबी। मैम, IVF क्या है और IVF का आज के समय में सक्सेस रेशियो क्या है? IVF एक लास्ट प्रोसेस, मतलब इनफर्टिलिटी जो पेशेंट होते हैं, सारा मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया, सर्जिकल ट्रीटमेंट ले लिया, है ना, बहुत साल ट्रीटमेंट ले लिया, इसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके बाद IVF प्लान करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं। तो एक बाहर मतलब स्पर्म ओवा को बाहर निकाल के उसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, तो इसका एम्ब्रियो बना के फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है मदर के यूट्रस में, तो इसे IVF कहते हैं। IVF का सक्सेस रेट की अगर बात करें तो 30 से 55 या 60% ही सक्सेस रेट है। वो भी देखा गया है कि एज के अकॉर्डिंग, अगर आपकी एज 35 है तो लगभग ये 50 या 55 या 60 तक % मिल सकता है। अगर आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान 5 बड़े मिथ जो आज भी इंडियन पीपल फॉलो करते हैं और उन्हें अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो मिथ इन द सेंस कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना खाओ उतना न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग नहीं करना है, तो ट्रैवलिंग उन कंडीशनों में मना की जाती है अगर किसी को बैड हिस्ट्री रही है प्रीवियस उसमें, और उसको कोई पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं। तीसरा मिथ ये है कि एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, तो एक्सरसाइज बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, लाइट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आज के समय में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल हो गया, इसका क्या कारण है? ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर उन महिलाओं में देखा गया कि जिनको कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, मींस कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई, और जिन लोगों को लेट प्रेगनेंसी हुई है, उन कंडीशनों में ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस दिखते हैं। स्ट्रेस, वही सारी चीज़ें, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सब हो जाता है। इसके कारण ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा देखे जा रहे हैं, और इंडिया का 2nd मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल में। वजाइना में इचिंग लेडीज का नॉर्मल हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसको कैसे डील किया जाए?
फीमेल में ईचिंग के बहुत सारे कारण हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाना, वजाइनल इन्फेक्शन हो जाना, वजाइनल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, और बहुत बार तो जो स्टडीज होती हैं मेल फीमेल में जो मल्टी पार्टनर सेक्स होते हैं तो उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करें, है ना। आजकल बहुत सारे क्या वेजाइनल वॉश आ रहे हैं, तो वो भी कभी कभी हमारी वजाना को हार्म करते हैं, तो इसलिए हम उन सब चीज़ों से थोड़ा बचें, डॉक्टर की सलाह से हम उसको यूज़ करें ताकि ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। मैम पीरियड्स में इरेगुलरिटी क्यों आ जाती है जिससे बाद में लड़कियों को प्रॉब्लम होती है? पीरियड्स में इरेगुलरिटी, मैंने बोला कि जो लाइफ स्टाइल है ना, पहले आज की डेट में ये देखिए कि इरेगुलरिटी क्यों हो रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल सही नहीं है, जिस बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं एजुकेशन के लेके, अपने फ्यूचर को लेके, है ना, और स्ट्रेस हो रहा है तो ओबेसिटी भी बढ़ रही है। ओबेसिटी अब ये भी हो रहा है कि आहार हमारा सही नहीं है, हमारी डाइट सही नहीं है, हम ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं आती। आज है कि 8 लड़कियों में 1 लड़की को पीसीओडी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में। तो वो सब चीज़ें, तो अगर ये सब इरेगुलरिटी रहती, इसके बाद आगे चल के पहले तो पीरियड में दिक्कत आती है, उसके बाद इनफर्टिलिटी की तरफ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर बचाना है तो अपनी लाइफ स्टाइल सही रखें, और अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम स्टार्टिंग हो रही है तो अपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। और मैम पीरियड्स को लेकर बहुत मिथ है आज के हमारे समाज में भी देखा जाता है कि जैसे कि पूजा पाठ नहीं करना है उसके दौरान, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पीरियड का जो मिथ है कि अगर किसी लड़की को या फीमेल को पीरियड्स आ रहे हैं तो वो अशुद्ध है ना। अशुद्ध और शुद्ध क्या है, वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जो हर साइकिल में उसको होता है ना। तो कहीं ऐसा कोई रीजन नहीं कि वो शुद्ध है और अशुद्ध है, मतलब बस वो हाइजीन मेंटेन करके रखना है। दूसरा, पूजा पाठ की बात है तो वहां पे भी वो बॉडी का एक ब्लड है और टिश्यूज है जो हर महीने आता है, तो कोई उसका साइंटिफिक रीजन नहीं है, पुराने लोगों ने बनाया है, तो उसको धीरे धीरे लोग खत्म भी कर रहे हैं, है ना। मेन बात है कि हमें हाइजीन मेंटेन रखना है, सफाई पे ध्यान देना है ताकि चीजें। तीसरा मिथ है कि एक्सरसाइज ना करें, उसमें भी बोलते हैं कि पीरियड है एक्सरसाइज ना करें, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है ना। आजकल तो एथलीट खेलते हैं, है ना, लोग एक्सरसाइज करते हैं। और चौथा ये है कि मिथ उसको उस ब्लड को गंदा मानते, कुछ गंदा नहीं है। ऐसे तो बॉडी में हमारे बहुत सारे एक्सक्रीटरी है, जैसे टॉयलेट जाना, है ना, स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, तो वो भी एक्सक्रीटरी है एक तरीके के। फीमेल में मेंसेस है हर महीने, तो वो सब चीज सही नहीं, इनका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए सोच लोगों को बदलनी चाहिए। बस पहले ये था कि चीजें इतनी आसानी से सब चीजें नहीं मिल पाती थी, हमारा हाइजीन मेंटेन करने के लिए सारी चीजें नहीं होती थी, और क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो फीमेल को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो लेकिन आज कल इतने कॉन्फिडेंस लोग हो रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो उसको सेकेंडरी, पीरियड के टाइम को सेकेंडरी मान रहे, प्राइमरी आप वर्क है, एजुकेशन है, आपका फ्यूचर है, तो उस सब चीजों को लेके चल रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई भी मिथ का साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये सब ऐसे बकवास चीजें हैं। और क्या बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन और डिस्चार्ज से सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बनते हैं? हाँ, हो सकता है। कैसे? बार बार अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो एक HPV वायरस होता है तो वो दिक्कत हो जाती है ना। तो वो कभी कभी वो वायरस एक्टिवेट होने से सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है इन द इंडिया, तो ये फीमेल में। तो इसलिए अगर बार बार कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है फीमेल को, तो उसको तुरंत अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए, और दोनों पार्टनर को, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि ये सब चीज़ों से हम बचें। और सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी तो वैक्सीनेशन भी आने लगे हैं, तो हर फीमेल को और हर लड़की को वैक्सीनेट होना चाहिए इसके लिए। सैनिटरी पैड जो यूज करते हैं उसके अलावा कोई और ऑप्शन? सैनिटरी पैड के अलावा अभी पीरियड पैंटी भी चल रही हैं, है ना, पीरियड कप भी चल रहे हैं, तो अब
पीरियड पैंटी भी यूज कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो लेकिन उनमें से यही है कि प्रॉपर उसको वॉश करना, प्रॉपर उसका हाइजीन मेंटेन करना, पैंटी का धूप में सुखाना, है ना, जी डिसइंफेक्ट करना, तो वो चीजें हैं। सैनिटरी पैड है, सैनिटरी पैड को अब जो ऐड करते हैं वो बोलते हैं कि 12 घंटे तक यूज करना है सैनिटरी पैड को, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 से 6 घंटे के बाद सैनिटरी पैड हमें चेंज चेंज करना करते हैं। चाहिए। और इसके भी ऑप्शन है, टैम्पून हो गया, पीरियड कप हो गया, जी पीरियड पैंटी हो गई, और ये अ, तो ये सब चीज हम यूज कर सकते जी, हैं। क्या पीरियड डिले करने के लिए मेडिसिन लेना सही है और आगे चल के वो जो है प्रेगनेंसी में कॉज कर सकता है? पीरियड डिले करने के लिए मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं, लेकिन मतलब रेगुलरली नहीं लेना। जैसे जैसे मान लो कि किसी के घर पे शादी है, कोई जी पूजा पाठ है, और मतलब वो सब चीजें नहीं चाहता है पीरियड, वैसे तो मैं कहूंगी कि इन सब चीजों के लिए आपको, क्योंकि पीरियड आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जी उसको आपको मेंटेन करना है। ये फीमेल की पूरी, जब तक, जब से वो मेनार्की से मेनोपॉज तक, ये पूरी लाइफ में ही रहता है। जी मैम। तो मुझे लगता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई कोई शादी है, किसी के घर में कोई पूजा पाठ है, किसी को ट्रैवलिंग करना है, किसी को ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में हम कभी कभार ले सकते हैं, जी उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रेगुलरली अगर यूज करना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी साइकिल को हैम्पर करती है, तो हमारी साइकिल जो है, पीरियड डिले हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जी और हो सकता है कभी कभी एमेनोरिया की कंडीशन हो जाती है। तो कोशिश करें कि इससे ज्यादा से ज्यादा बचे। अगर कभी इमरजेंसी कंडीशन है तो आप उसको ले सकते हैं। मैम, बर्थ कंट्रोल पिल्स के कंजप्शन से क्या आगे चल के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है? बर्थ कंट्रोल पिल्स तभी ली जाती हैं, एक तो पहले यूज करते हैं बहुत सारे लोग उसको, मतलब इस कंडीशन में कि इरेगुलरिटी में भी यूज किया जाता है 3 महीने तक, ताकि जी हमारा प्रोसेस हो तो मेंसेस सही आने लगे। जी और बर्थ कंट्रोल अगर हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से अगर यूज जी करते हैं, तो बर्थ कंट्रोल अगर कुछ लिमिट टाइम के लिए हम यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसके कॉन्ट्रसेप्शन के और भी सारे, मतलब और भी चीजें हैं कि हम कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर्टी लगवाना, जी है ना, अगर नहीं चाहिए तो परमानेंट स्टराइजेशन करवाना, टुबेक्टोमी करा जी लेना, तो और भी ऑप्शन है। तो अगर कुछ टाइम के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। मैम, बच्चा आज के समाज में आज के समय में देखा जा रहा है कि बच्चा कंसीव हुआ नहीं कि ऑपरेशन का डर लगने लगता है। और आजकल ऑपरेशन आम क्यों हो गया है? इससे कैसे बचा जाए और नॉर्मल जो डिलीवरी डिफिकल्ट होती जा रही है आज के समय में? मुझे लगता है डरते नहीं है लोग जी ऑपरेशन से, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उसको। जी लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहे होते हैं, और पेशेंट बोलता है कि मैम मेरा ऑपरेशन कर दो, घर वाले जी बोलते हैं मेरा ऑपरेशन कर दो। कि देखो, किसी किसी कंडीशन जो हमारे इंडिकेशन एलएसीएस के लिए कहे गए हैं, जी तो उन कंडीशनों में हमें ऑपरेशन करना चाहिए। आज क्या है कि प्रेगनेंसी लेट हो रही है, मतलब 35 एज के, 30 एज तक शादी कर रहे हैं लोग, 35 एज तक शादी कर रहे हैं। जी तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग अब कॉम्प्लिकेशन की वजह से हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, डायबिटिक हो रहा है, थायराइड हो रहा है, प्रीसेस प्रेगनेंसी हो रही है, इनफर्टिलिटी ट्रीटेड है, प्रीवियस प्रीवियस अगर उसका एलएसीएस जी है ना, जी और इनफर्टिलिटी ट्रीटेड है, और उसका मतलब कोई भी बैड हिस्ट्री है, उसकी पोजीशन बच्चे की सही नहीं है, ब्रीथ पोजीशन है, ट्रांसफर है, ऑब्लिक है, ऐसी कंडीशन में तो इंडिकेट है कि भाई सिजेरियन है। अब बहुत कोई, देखो ना, कोई डॉक्टर रिस्क लेना चाहता है आज की डेट में, और ना कोई फीमेल भी है, या फीमेल के घर वाले। यस तो खुद कभी कभी बहुत सारे पेशेंट खुद आके बोलते हैं कि भाई मेरा एलएसीएस कर दो। बहुत हम लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी कराइए, आपका सब कुछ जा रहा है। जी बहुत सारे पेशेंट उसके लिए भी रेडी रहते हैं कि नहीं मैम, हमें नॉर्मल डिलीवरी कराना है। जी तो ये डॉक्टर की तरफ से तो चीजें थोड़ी हो ही रही हैं, बहुत सारे पेशेंट आके भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है उनको, उन लोगों को आसान लगता है कि जी नहीं, चलो क्यों रिस्क लेना किसी चीज के लिए, और हम ऑपरेट करवा लेते हैं। जी। मैम, एक अपने आयुर्वेद में एक टर्म है सूतिका परिचर्या, क्या हम्म। चीज़ है ये? सूतिका परिचर्या का मतलब कि किसी चीज की देखभाल करना। जी सूतिका वो है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद 45 डेज को हम सूतिका परिचर्या बोलते हैं। जी मतलब जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद 45 दिन तक हमें उसको कैसा आहार देना है,
कैसा बिहार देना है, जी। तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डिलीवरी के टाइम पेशेंट बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसको हमें कैसे पैम्पर करना है, उसके कैसे क्या क्या चीज़ें उसे खानी है जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो वो फीडिंग कराएगी उस बेबी के लिए अच्छा है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान देना है। मानसिक और शारीरिक चीज़ें हैं, तो हमें जो वात सामक द्रव्य देने, उसका दीपन पाचन कैसे होगा वो देखना है, हमें उसकी बॉडी मसाज करनी है ताकि उसकी जो बुरी थकान है बॉडी, क्योंकि जो ऑर्गन उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़े हुए थे वो सारे 45 डेज में अपनी नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना। तो हमें पहला तो उसका आहार विहार, तीसरा जो मेन फैक्टर है कि जो फीमेल के घर वाले, जो जो प्रसूता के घर वाले, उनको उसको मानसिक रूप से खुश रखना, ताकि मदर अगर स्वस्थ है तो वो उतना ही ध्यान अपने बच्चे को दे पाएगी, तो उतना ही उसका स्वस्थ बेबी होगा। मैम आज के समय में जो मेल हैं वो काफ़ी हेजिटेट करते हैं गायनी करने के लिए, तो उन्हें क्या सजेशन करेंगे आप? डॉक्टर के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होता है, कोई भी ब्रांच को चूज़ कर सकता है, और बहुत अच्छे अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट हैं इंडिया में, तो किसी को भी चूज करने का हक है, लेकिन ये है कि भाई कितना वो प्रेफर कर रहा है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कितना अपने पेशेंट से अटैचमेंट कर रहा है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और कोई मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी कोई कर सकता है। और मैम एट द एंड में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप खुश हैं ये प्रोफेशन चूज़ करके? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि रोज़ एक नई चीज़ मिलती है, और एक किसी फीमेल की फैमिली को मतलब हमारे द्वारा मतलब हम लोग डिलीवरी कराते हैं, तो बहुत सारे हम लोगों को भी आशीर्वाद मिलता है, खुशी मिलती है, और कि मतलब लोग आके बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, और हम आपके पास आए तो हम आपका ट्रीटमेंट और आपके यहाँ डिलीवरी हुई, तो वो लोग बहुत खुश होके जाते हैं। तो वही सब देख देख के कि हमें भी लगता है कि हमारी वजह से किसी के घर पे या किसी फीमेल को आराम मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। मैम BMS के बाद जो है स्टूडेंट के लिए पीजी में कौन कौन से ऑप्शन सही रहते हैं? BMS करने के बाद पीजी, मान लो पीजी की एक लिमिटेड सीटें हैं जी, तो जो लोग अच्छा मतलब परफॉर्म करते हैं एग्ज़ाम में, तो पीजी तो मिलता ही है। पीजी मान लो बेस्ट ऑप्शन तो है ही है, क्योंकि एजुकेशन जितनी हायर जाएगी वो कभी भी बेकार नहीं होती है। उसका बेनिफिट हमें मतलब अपने एजुकेशन इनहेंस में लगता है, हम सोसाइटी को और भी बेस्ट दे सकते हैं, हम एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस और मिलता है, हम पेशेंट से जुड़े रहते हैं। और रही बात केवल BMS की, BMS के लिए भी बहुत ऑप्शन है, गवर्नमेंट MO के लिए पोस्ट में जा सकते हैं, खुद की सेल्फ प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने आप प्रोफेशन के लिए आप पैशनेट हैं, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। और डिग्री मान लो जितना आगे पढ़ेंगे तो वो कभी बेकार नहीं जाता, तो एजुकेशन को सबको एनहेंस करना चाहिए। जितना आप एजुकेट हो जाएंगे, जितनी आप कर सकते हो उतना करना चाहिए, लेकिन स्कोप BMS के बाद भी सारे हैं कि आप अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप MO में भी जा सकते हैं, आप PG भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितनी है, कितना आप करना चाहते हैं। थैंक यू मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे दर्शकों के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा कि तुमने मुझे इनवाइट किया और लोगों तक मेरी बात पहुंची, तो थैंक यू।